स्वागत है आप सभी का उत्तराखंड बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं नलिनी पांडे। नीति आयोग की 10वीं गवर्निंग काउंसिल की मीटिंग शनिवार को दिल्ली में होगी। इसके लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अधिकारियों के साथ दिल्ली पहुंच गए हैं और इस बार मजबूती के साथ उत्तराखंड का पक्ष रखने की तैयारी है। नीति आयोग की मीटिंग में सीएम पर्यावरणीय सेवाओं के बदले उत्तराखंड को ग्रीन बोनस देने के सालों पुरानी मांग को एक बार फिर से उठा सकते हैं। सीएम चारधाम यात्रा, कांवड़ यात्रा, पर्यटन की दृष्टि से हर साल आने वाले करोड़ों श्रद्धालुओं के लिए बुनियादी सुविधाएं जुटाने की एवज में विशेष केंद्रीय सहयोग की मांग उठा सकते हैं। इसके अलावा अवस्थापना, विकास कार्यों के विस्तार और निर्माण लागत का विषय भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी प्रमुखता के साथ मीटिंग में उठा सकते हैं। रविवार को मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में होने वाली मुख्यमंत्री परिषद की मीटिंग में भाग लेंगे। उत्तरकाशी में गंगोत्री हाईवे पर नालू पानी के पास यात्रियों से भरी बस अनियंत्रित होकर सड़क पर पलट गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस, एसडीआरएफ समेत रेस्क्यू टीमें मौके पर पहुंची। बस में 41 यात्री सवार थे। सभी यात्री मध्य प्रदेश के हैं। हादसे में 17 यात्रियों को सामान्य चोटें आईं। सभी घायलों को जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां सभी का इलाज चल रहा है। सीएम धामी ने इस हादसे पर दुख जताया और घायलों के इलाज के लिए निर्देश दिए। और बड़ी खबर देहरादून से, यहाँ 2 लोग कोविड पॉजिटिव पाए गए। दोनों में ही कोरोना के नए वेरिएंट की पुष्टि हो गई है। गुजरात और महाराष्ट्र से आए 2 लोगों को में कोविड पाया गया। एक व्यक्ति सत्संग में शामिल होने ऋषिकेश आया था। दोनों ही मरीजों का ऋषिकेश एम्स में टेस्ट किया गया है। हालांकि स्वास्थ्य सचिव का कहना है कि दोनों ही केस उत्तराखंड के रिकॉर्ड में नहीं चढ़ेंगे क्योंकि ये बाहर से आए हुए हैं। लगातार कोविड के नए मामले आ रहे हैं। ये डराने वाली खबर, हालांकि आपको सावधानी बरतनी है, डरना बिल्कुल नहीं है। उत्तराखंड में 2 लोग कोविड पॉजिटिव, हालांकि ये बाहर के हैं। अवैध प्लॉटिंग पर एक बार फिर से एमडीडीए का बुलडोजर गरजा है। मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण की टीम ने बुलडोजर कार्रवाई करते हुए विकास नगर के सहसपुर के शेरपुर गांव में हाईवे के किनारे 5 बीघा अवैध प्लॉटिंग को ध्वस्त कर दिया। इस दौरान बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात रही। कार्रवाई शुरू होते ही भूमाफिया में हड़कंप मच गया। लगातार मिल रही शिकायत के बाद एसडीएम विकास नगर के निर्देश पर एमडीडीए की टीम मौके पर पहुंची थी। टीम ने मौके पर सुनील कुमार नामक शख्स द्वारा 5 बीघा जमीन पर की जा रही अवैध प्लॉटिंग को ध्वस्त किया है। उत्तरकाशी में चिन्याली सौड़ के धारकोट में एक लकड़ी के घर में अचानक आग लग गई। आग लगने की वजह से घर का सारा सामान जल गया। अब मौके पर पहुंचे गांव वालों ने आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन आग की तेज लपटों ने पूरा घर अपनी चपेट में ले लिया। कुछ ही दिनों में इस घर में एक शादी भी होनी थी, इसका सामान भी जल गया। देहरादून से बड़ी खबर, द्वाराहाट से बीजेपी के पूर्व विधायक महेश नेगी को महिला से यौन शोषण के आरोप में क्लीन चिट मिल गई है। मामले की जांच देहरादून में नेहरू कॉलोनी पुलिस कर रही थी। इसमें 5 साल के लंबे इंतजार के बाद पूर्व विधायक महेश नेगी को कोर्ट से पुलिस की रिपोर्ट के आधार पर क्लीन चिट मिल गई। साल 2020 में एक महिला ने पूर्व विधायक महेश नेगी पर यौन शोषण का आरोप लगाया था। महेश नेगी का कहना है उनके पॉलिटिकल करियर को खत्म करने के लिए षड्यंत्र के तहत उन्हें फंसाया गया। इसमें राजनीतिक दलों का भी हमने करीब 2 करोड़ रुपए के डैमेज, वो भी हमने उसको चैलेंज किया हुआ है। वो अभी मेरे को किस तरीके से राजनीतिक में, समाज सेवा में उससे बाहर रखने के लिए, क्षेत्र के विकास को किस तरह से अवरुद्ध करने के लिए जो एक षड्यंत्र बहुत बड़ा रचा गया था, आज मुझे न्यायालय पर पूर्ण भरोसा था और मैं न्यायालय के शरण में गया। आज न्यायालय ने जो अपना फैसला दिया है, न्यायालय के फैसले से साफ हो गया है, दूध का दूध पानी का पानी हो चुका है। और आज मुझे इस बात की खुशी है और इस बात का दुख भी है कि बहुत लंबे समय मैं बड़ा पीड़ित तरीके से रहा। उत्तराखंड क्रिकेट बोर्ड को लेकर हाईकोर्ट ने कई निर्णय दिए हैं। कोर्ट ने बोर्ड में उपाध्यक्ष पद पर नियुक्ति को हरी झंडी दे दी है।
हालांकि कोर्ट ने इस याचिका का स्कोप और बढ़ा दिया और खेल सचिव को आदेश दिया है कि राज्य के सभी स्टेडियम सुबह 7 बजे से लेकर शाम 8 बजे तक युवाओं और खिलाड़ियों के लिए खुले रहेंगे। कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा है कि क्यों राज्य में आईपीएल और बड़े स्तर पर क्रिकेट नहीं हो रहा है, पौड़ी टिहरी में क्यों स्टेडियम तैयार नहीं किए जा रहे। कोर्ट ने क्रिकेट एसोसिएशन को आदेश दिया है कि सोमवार को वो सचिव खेल को प्रत्यावेदन देंगे और उस पर जल्द उनको निर्णय लेना है। सीएयू अपनी स्पेशल जनरल मीटिंग कंडक्ट कर सकेगी और जो उसमें वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट के ऊपर जो इलेक्शन ड्यू है उसको भी रेटिफाई कर सकेगी। तो रिट के स्कोप को इनलार्ज करते हुए खेल सचिव को ये आदेश दिए कि देहरादून में जो स्टेडियम है और जो हल्द्वानी में स्टेडियम है इसको सीएयू को एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन करके दिया जाए, जिससे कि क्रिकेट की एक्टिविटीज़ को यहाँ पर प्रमोट किया जा सके और बहुत सारे नेशनल और इंटरनेशनल मैचेस भी हल्द्वानी और देहरादून में कंडक्ट कराए जा सकें। पिथौरागढ़ में कम्युनिटी एफएम रेडियो स्टेशन शुरू हो गया है। पंचशूल प्लस नाम का रेडियो कुमाऊं का पहला ऐसा एफएम रेडियो है जिसका संचालन इंडियन आर्मी करेगी। हिल से दिल तक टैगलाइन वाले एफएम के जरिए जहां आर्मी खुद को लोगों से कनेक्ट करेगी, वहीं इसके जरिए एंटरटेनमेंट के साथ सूचनाएं भी मिल सकेंगी। देखिए। चीन और नेपाल बॉर्डर से सटे पिथौरागढ़ का सेना से करीबी रिश्ता रहा है। यहाँ पर हर परिवार किसी न किसी तरह इंडियन आर्मी से जुड़ा है। इस रिश्ते को आगे बढ़ाने में अब सेना का पहला सामुदायिक एफएम रेडियो भी अहम रोल अदा करेगा। पंचशूल प्लस नाम के एफएम रेडियो का प्रसारण 28.8 पर होगा और ये कम्युनिटी रेडियो आर्मी, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन और LAC पर बसे गाँव को एक सूत्र में पिरोएगा। यहाँ की जो कम्युनिटी है इसकी जो डेवलपमेंट, इस रीजन की जो डेवलपमेंट है, इसके साथ कैसे इसका तालमेल किया जाए और इंडियन आर्मी इसमें जो कंट्रीब्यूशन कर रही है उसको कैसे कम्युनिटी और रीजन तक पहुंचाया जाए। रेडियो के जरिए सैलानियों के साथ ही लोगों को भी मौसम और रोड के बारे में जानकारी मिल सकेगी। साथ ही आर्म्ड फोर्स, पूर्व सैनिक, महिला लीडरशिप और युवाओं को भी यहाँ पर एक प्लेटफॉर्म मिलेगा। कुमाऊनी परंपराएं, लोक संगीत और पर्वों को आगे बढ़ाने में भी पंचशूल प्लस अहम रोल अदा करेगा। और यही नहीं, लोक कलाकारों और स्टूडेंट्स के लिए सेना का एफएम रेडियो काफी मददगार साबित हो सकता है। ये कम्युनिटी रेडियो स्टेशन पंचशूल जो हमारे उत्तराखंड का विशेष तौर पर सोर घाटी का जो कल्चर है, यहाँ की जो विशिष्टता है, यहाँ के जो गायन है, यहाँ का जो वादन है, यहाँ के जो कलाकार हैं, यहाँ की जो छिपी हुई प्रतिभाएं हैं, उनको भी सामने लाने के लिए एक बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म होगा। अच्छा इनिशिएटिव लिया है आर्मी ने कि हमको एक रिमोट टाउन है पिथौरागढ़ और उन्हें एक हमें रेडियो स्टेशन प्रोवाइड किया है। सो इट्स आई थिंक अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर अस। और ऊपर से ये हमारे स्कूल में खुला है तो हम बच्चों को भी अलग अलग चीज़ों के बारे में सीखने को मिल रहा है कि हाउ टू रियली डू रेडियो। पंचशूल प्लस एफएम रेडियो जहां 70% एंटरटेनमेंट प्रोग्राम प्रसारित करेगा, वहीं 30% इंफॉर्मेशन भी लोगों को मिलेगी। इंफोटेनमेंट एफएम रेडियो बॉर्डर के इलाकों की समस्याओं और विकास से जुड़ी चुनौतियों पर चर्चा का केंद्र भी बन सकता है। न्यूज़ 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजयवर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। रविवार को हेमकुंड साहिब के कपाट खुल रहे हैं। उससे पहले न्यूज़ 18 की टीम भी हेमकुंड पहुंची, जहां पर अभी पवित्र गुरुद्वारे को रंग बिरंगे फूलों से सजाया जा रहा है। धीरे धीरे सिख यात्री भी हेमकुंड पहुंच रहे हैं। हेमकुंड में हर ओर सिर्फ बर्फ ही बर्फ है। गुरुद्वारे का सरोवर भी पूरी तरह बर्फ से जम गया है। हेमकुंड का पहला दल शनिवार को गोविंद घाट से हेमकुंड लिए रवाना हुआ। इसके बाद हेमकुंड के कपाट 25 मई को खुल जाएंगे। चमोली की विश्व प्रसिद्ध हेमकुंड साहिब यात्रा रविवार से शुरू होने जा रही है, लेकिन इससे आप इस यात्रा मार्ग पर 6 किलोमीटर के ट्रैक पर बड़े बड़े ग्लेशियर अभी से देख सकेंगे। करीब 50 मीटर लंबे ग्लेशियर हेमकुंड साहिब के पैदल मार्ग पर इस बार नजर आएंगे। हेमकुंड साहिब में स्थित लक्ष्मण लोकपाल मंदिर के कपाट विधि विधान के साथ शुक्रवार को दोपहर 2:30 बजे खोल दिए गए। मंदिर के कपाट खुलने के समय कई श्रद्धालु मौजूद रहे। अब शनिवार को ब्रह्म मुहूर्त में लक्ष्मण जी की विशेष पूजा अर्चना, महाअभिषेक संपन्न होगा। उत्तराखंड को यूपी से अलग हुए 25 साल हो गए, लेकिन संपत्तियों पर कब्जे के विवाद ना सुलझना उत्तराखंड की पब्लिक पर भारी पड़ रहा है।
बनबसा में करीब 100 साल पुराना पुल टूटने के कगार पर है, पर यूपी सिंचाई विभाग परमिशन नहीं दे रहा। तो रुड़की में यूपी सिंचाई विभाग ने जमीन खाली करने के लिए दुकानदारों को नोटिस थमा दिए हैं। देखिए। ये है चंपावत जिले का बनबसा बैराज। करीब 100 साल पुराना बैराज और पुल कभी भी टूट सकता है। पुल सिर्फ कहने को उत्तराखंड में है। ये नेपाल और उत्तराखंड को जोड़ने वाला एकमात्र पुल है, लेकिन उत्तराखंड का सिंचाई विभाग इसकी मरम्मत तक नहीं करा सकता, क्योंकि इस पर पूरा कंट्रोल और कब्जा यूपी सिंचाई विभाग का है। अब रुड़की की तस्वीर देखिए, जहां गुरुवार को चाट बाजार से लेकर बोट क्लब तक नोटिस थमाए गए। यूपी सिंचाई विभाग ने अपनी जमीन खाली करने के लिए धमकी भरे अंदाज में नोटिस थमाए कि दुकानदार परेशान हो गए और कभी भी यूपी सिंचाई विभाग का बुलडोजर इन दुकानों को तोड़ सकता है। हरिद्वार की खड़खड़ी शमशान घाट पर अंतिम संस्कार के बाद स्नान और अस्थि विसर्जन के लायक गंगा जल नहीं मिलता, जबकि गंगा उत्तराखंड से निकलती है। हरिद्वार भी उत्तराखंड में है, लेकिन हरिद्वार में नहरों पर, घाटों पर पूरा कंट्रोल और कब्जा यूपी सिंचाई विभाग का है। इकबालपुर नहर से हरिद्वार के किसानों को सिंचाई के लिए गंगा का पानी नहीं मिलता, क्योंकि यूपी सिंचाई विभाग ये नहीं चाहता और इसीलिए होने भी नहीं देता। अब किसान को पानी लेना हो, टूटा पुल बनाना हो, अंतिम संस्कार के बाद अस्थि विसर्जन करना हो, दुकान बनानी हो, हर काम के लिए यूपी सिंचाई विभाग को हाथ जोड़कर मिन्नतें करनी पड़ती हैं। वरना उत्तराखंड का सिंचाई विभाग पत्ता भी नहीं हिला सकता। और ये हाल राज्य बनने के बाद 25 साल बाद का है। यूपी सिंचाई विभाग की इस दादागिरी से परेशान पब्लिक हो रही है। अतिक्रमण जो जहाँ भी मैपिंग हो रही है, मैपिंग के बाद जो भी चिन्हित हो जाते हैं, पहले उनको नोटिस दिया जाएगा। अगर अस्थायी निर्माण है तो त्वरित कार्यवाही करते हुए तत्काल हटाए जा रहे हैं। और जहाँ पक्के निर्माण कहीं हैं पुराने, अभी नया निर्माण तो कोई नहीं है, उनको मैपिंग और लीगल कार्यवाही करके समय दिया जाता है। राज्य बनने के बाद दोनों ही राज्यों में संपत्ति विवाद निपटा दिए गए होते तो 25 साल बाद यूपी सिंचाई विभाग उत्तराखंड को ऐसे हर रोज आंखें नहीं दिखा पाता। पर्यटन, ऊर्जा, वन, रोडवेज जैसे कई विभागों के मसले बीते सालों में सुलझ चुके हैं, लेकिन पानी, जमीन, पुल, डैम, खेतों में सिंचाई, यूपी सिंचाई विभाग का इनमें सबसे बड़ा रोल है और उसके आगे उत्तराखंड का सिंचाई विभाग बेबस है। पूर्व सिंचाई मंत्री और नेता विपक्ष यशपाल आर्य की माने तो यूपी में जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो उत्तराखंड में कांग्रेस सरकार ने बात आगे बढ़ाई थी, पर अब सभी जगह बीजेपी सरकार होने के बाद भी बात बन नहीं रही, जबकि सिंचाई मंत्री सतपाल महाराज विवाद सुलझने का भरोसा दे रहे हैं। यूपी सरकार से संभवतः उत्तराखंड के सिंचाई मंत्री जी ने बात की होगी या नहीं की होगी, यह भी एक बहुत बड़ा प्रश्न है। यहाँ पर जो भी डैम है वो सिंचाई विभाग उत्तर प्रदेश के अधीन है और हमारा इसमें कहीं से कहीं तक कुछ भी अधिकार नहीं है और निश्चित रूप से उत्तराखंड के साथ ये सौतला व्यवहार। बैराज की आयु पूरी हो चुकी है, अंग्रेजों के जमाने में बना था, 100 साल इसकी आयु पूरी हो चुकी है। हमने उत्तर प्रदेश से आग्रह किया है, क्योंकि उत्तर प्रदेश का ही ये संपत्ति है, हमने आग्रह किया है कि आप इसकी रेट्रोफिटिंग कीजिए, नहीं तो हमें दे दीजिए, हम इसको ठीक करके बना देंगे। ये ब्रिज न रहने पर हमारा संपर्क नेपाल से नहीं रह पाएगा। हाँ, अभी वहाँ जो प्रॉपर्टी है वो सारी उत्तर प्रदेश के ही सिंचाई विभाग की प्रॉपर्टी है। हम भी उनसे कुछ जमीन मांग रहे हैं कि एक डिवीजन हम अपना बनबसा उत्तराखंड का एक डिवीजन वहाँ स्थापित कर सकें। यूपी से अलग हुए 25 साल हो चुके हैं और 25 साल बाद भी यह हाल है कि यूपी सिंचाई विभाग की धमक के आगे उत्तराखंड के कई काम अटके और लटके हैं। उत्तराखंड के सामने बात और मिन्नतें करने के अलावा कोई रास्ता फिलहाल नहीं है और ऐसे में तब तक पुल बनाने, अस्थियां बहाने, नहर में पानी चलाने और दुकान बचाने के लिए भी पब्लिक को परेशान होना ही पड़ेगा, अपनी ही जमीन के लिए रोना ही पड़ेगा। रुड़की से मनोज, अल्मोड़ा से किशन के साथ दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18 देहरादून।
और बता दें कि उत्तराखंड की जमीन पर यूपी सिंचाई विभाग के कब्जों के बाद हालात कितने खराब हैं, इसका उदाहरण रुड़की में दिख रहा है। राज्य बनने के बाद से लेकर आज तक रुड़की के सोलानी पार्क का जीर्णोद्धार नहीं हो पाया। पार्क यूपी और उत्तराखंड बता दें कि परिसंपत्तियों के बंटवारे की भेंट चढ़ा हुआ है। हालांकि सोलानी पार्क के सौंदर्यीकरण के लिए 8 करोड़ का बजट भी मंजूर हो चुका है। इसका निर्माण कार्य HRDA को करना था, लेकिन यूपी सिंचाई विभाग ने कार्य शुरू करने की मंजूरी नहीं दी। इससे मामला अधर में लटका है। वहीं यूपी सिंचाई विभाग का कहना है कि पार्क के सौंदर्यीकरण के लिए विभाग ने एक योजना बनाई है, जिसका काम इस साल के अंत तक शुरू हो जाएगा। नहरों के बीच का पार्क है, उस पर किसी अन्य संस्था को हम कोई भी कार्य करने की अनुमति नहीं दे सकते। उस पर विभाग की तरफ से एक योजना तैयार है और तैयार करके जब वो स्वीकृत हो जाएगी, नहीं वो तो नहीं हो सकता, क्योंकि वो HRDA उसमें नहीं काम कर सकता। बिल्कुल वो इसी साल मतलब इस वित्तीय वर्ष में है उसका प्लान। उत्तराखंड वन विभाग से जुड़ी बड़ी खबर। उत्तराखंड को कैंपा फंड में 235 करोड़ खर्च करने की मंजूरी मिल गई है। इसे राज्य सरकार फॉरेस्ट फायर मैनेजमेंट और कैचमेंट एरिया ट्रीटमेंट प्लान में खर्च कर पाएगी। आपको बता दें, उत्तराखंड के कैंपा फंड में 3000 करोड़ हैं, लेकिन इसको खर्च करने के लिए केंद्र की अनुमति लेनी होती है। राज्य सरकार ने इस साल जनवरी में 439 करोड़ का प्रस्ताव भेजा था। इसमें से 235 करोड़ की परमिशन दे दी गई है। राज्य सरकार ने भारत सरकार के जो राष्ट्रीय कैंपा प्राधिकरण है उसको 439.5 करोड़ रुपए का प्रस्ताव भेजा था वर्ष 2025-26 की वार्षिक कार्य योजना के रूप में, और उस पर चर्चा करने के उपरांत प्रथम चरण में भारत सरकार ने 235.3 करोड़ रुपए की धनराशि की स्वीकृति प्रदान की है और ये धनराशि शीघ्र ही हमारे वन प्रभागों को उपलब्ध हो जाएगी। ऑपरेशन सिंदूर के बाद लोगों की समझ में ये बात आ गई है कि फ्यूचर और नौकरी की संभावनाएं एडवांस टेक्नोलॉजी में बढ़ गई हैं। इसी को देखते हुए उत्तराखंड सरकार ने अपनी टेक्निकल यूनिवर्सिटी में उन कोर्सेज पर फोकस किया है जो डिमांडिंग होने के साथ साथ डिफेंस फील्ड में भी काम आएंगी। देखिए, यूक्रेन, रूस और भारत पाक संघर्ष के बीच जिस तरह से ड्रोन तकनीक का इस्तेमाल हुआ, उसके बाद सरकार से लेकर आम जनता तक ये बात समझ गई है कि एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ चलना कितना जरूरी है। उत्तराखंड सरकार ने अपनी टेक्निकल यूनिवर्सिटी में उन कोर्सेज पर फोकस कर लिया है जो युद्ध की स्थिति में उपयोग की जा सकती हैं। रोबोटिक्स, ड्रोन टेक्नोलॉजी, साइबर सिक्योरिटी से लेकर नए एडवांस कोर्सेज स्टूडेंट्स को पढ़ाए जा रहे हैं। स्टूडेंट्स को ड्रोन बनाना सिखाने से लेकर उसकी इम्पोर्टेंस पढ़ाई जा रही है। एक ऐसी विधा खोली जिसमें कि हम लोगों ने विगत में देखा, उसको हम वॉरफेयर में यूज़ होते हमने पहले यूक्रेन और रशिया में देखा, अब हमने अपने नेबरिंग हुड में भी इसको देखा, इसका किस प्रकार से एप्लीकेशन हुआ। और ये जो ड्रोन टेक्नोलॉजी है, ये टेक्नोलॉजी आने वाले समय में ग्रो करेगी। हर क्षेत्र में इसके अपॉर्चुनिटीज़ हैं। मैं इसमें सबसे ज़्यादा अपॉर्चुनिटी डिफेंस क्षेत्र में देखती हूँ, क्योंकि ड्रोन टेक्नोलॉजी जो है ये हमारे इंटेलिजेंस सिस्टम में है। क्योंकि मैं एक साइबर सिक्योरिटी की स्टूडेंट हूँ, तो हैकिंग, दूसरे डिफेंस सिस्टम को हैक करना, दूसरी चीज़ आप डिफरेंट रोबोटिक्स, इसमें एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट छोड़ के जाएगा। डिफरेंट मैम AI नेक्स्ट जनरेशन में है, 5G हमारे पास करंटली एंड वी आर वर्किंग ऑन द 6G एज वेल। हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट अब एडवांस टेक्निकल कोर्सेज को पॉलिटेक्निक कॉलेज में भी पढ़ाने जा रहा है। नई लैब खोलने से लेकर AI, रोबोटिक्स, ड्रोन टेक्नोलॉजी पर सरकार काम कर रही है। बच्चों ने खुद से ड्रोन बनाए हैं। पॉलिटेक्निक के बच्चे, इंजीनियरिंग छोड़ दीजिए, अभी पॉलिटेक्निक के बच्चों तक भी हम IoT, AI, रोबोटिक्स के लैब हम एस्टेब्लिश करने जा रहे हैं। पिछले साल हमें 4 किया, इस बार उसको और एक्सपैंड करने का ये है। तो हम हर बच्चों को जो रिक्वायरमेंट है आज की इंडस्ट्रीज में, हर जगह AI चाहिए, काम AI पे हो रहा है। कंपटीशन के जमाने में लोगों के पास नौकरी की संभावनाएं वैसे ही सीमित है, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के बाद लोगों की समझ में ये आ गया है कि डिफेंस सेक्टर भी एडवांस हो रहा है, लिहाजा यूथ को इसमें करियर ऑप्शन भी नजर आने लगा है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी उनियाल की रिपोर्ट। और अब आपको दिखाते हैं पहाड़ टॉप 10 न्यूज। हरिद्वार के पथरी इलाके में पुलिस ने 308 ग्राम स्मैक के साथ आरोपी अतीफुद्दीन को गिरफ्तार किया। बरामद स्मैक की कीमत 60 लाख है।
रुड़की में शादी समारोह में युवक की हत्या का खुलासा कर दिया गया है। पुलिस ने 5 आरोपियों को अरेस्ट कर लिया है। हरिद्वार में 4 साल की बच्ची की हत्या का खुलासा, आरोपी सूरज भान को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अल्मोड़ा में सिंचाई सलाहकार समिति ने उपाध्यक्ष ने विभाग की मीटिंग ली, साथ ही मानसून से पहले निर्माण कार्यों को पूरा करने के निर्देश दिए। बागेश्वर के डीएम ने शिक्षा विभाग और राजकीय इंटर कॉलेज का निरीक्षण किया, साथ ही कर्मचारियों को बायोमेट्रिक उपस्थिति अनिवार्य करने को कहा। उत्तराखंड हाईकोर्ट के वकील डीके शर्मा को बार काउंसिल ऑफ इंडिया का सह अध्यक्ष बनाया गया। पिथौरागढ़ में राजकीय शिक्षक संघ का सम्मेलन शुरू हो गया है। 2 दिन तक चलने वाले सम्मेलन में नई कार्यकारिणी का गठन भी किया जाना है। अल्मोड़ा में राजकीय शिक्षक संघ का द्विवार्षिक सम्मेलन शुरू हो गया है। 2 दिनों में शिक्षकों की जिला कार्यकारिणी के चुनाव भी कराए जाएंगे। चकराता में देश की सेना के सम्मान में तिरंगा शौर्य सम्मान यात्रा निकाली गई है। साहिया में भारी संख्या में इस रैली में लोग शामिल हुए। उत्तरकाशी में शाम होते ही तेज हवाओं के साथ एक बार फिर से मौसम बदल गया है। कई जगह हल्की बारिश भी देखने को मिली। अगर हम कहें कि कुमाऊं का सबसे बड़ा शहर डेमोग्राफी चेंज के अहम पड़ाव पर खड़ा है तो आप यकीन नहीं करेंगे, लेकिन ये हकीकत है। सीएम धामी के निर्देश पर जैसे जैसे बाहर से आए लोगों की जांच आगे बढ़ रही है, हैरान करने वाले खुलासे हो रहे हैं। देखिए। कुमाऊं के एंट्री गेट हल्द्वानी में ये लाइन उन संदिग्ध चेहरों की है जो बिना दस्तावेजों के ही यहां रह रहे हैं। बनभूलपुरा की झुग्गी और कच्ची बस्तियों से पुलिस इन संदिग्धों को निकाल लाई है। इसमें बड़ी संख्या बिहार, बंगाल और बांग्लादेश से आए संदिग्धों की है, जिनकी पुलिस जांच कर रही है। इसमें देखिए दोनों तरह के लोग हैं, क्योंकि इसमें मिडिलमैन भी हमें जो लोगों से बातचीत करके पता चल रहा है, वो लोग भी इसमें इन्वॉल्व हैं। कुछ डेवलपर सो कॉल्ड हैं, उनका इन्वॉल्वमेंट है, और जो स्थानीय लोग भी इस गांव के हैं जिनके नाम पर ये मूलतः जमीन रही होगी, उनके द्वारा भी विक्रय किया गया है। इन संदिग्धों के दस्तावेजों की जांच पुलिस के लिए कड़ी चुनौती है, क्योंकि इनमें बड़ा हेरफेर है, इसलिए सभी की बायोमेट्रिक जांच की जा रही है। दूसरी तरफ जमीनों की जांच के मामले भी हैरान करने वाले हैं। यहाँ प्रॉपर्टी डीलर अपने कुछ % कमीशन के लालच में बड़ा खेल कर रहे हैं। यहाँ पे इन लोगों का जो आधार कार्ड है सिर्फ देखा नहीं गया, आधार कार्ड में ये भी चेक किया गया कि आधार कार्ड ऑथेंटिक है नहीं है। माई आधार का इस्तेमाल करके चेक किया गया। इसके अलावा किसी में अगर डाउट था तो PMJAY जो हमारा आयुष्मान भारत है, उसमें भी राशन कार्ड के डिटेल्स होते हैं, वहाँ से मैच करके देखा गया। फिर भी जहाँ पे डाउट है तो उसके लिए आधार के बायोमेट्रिक इन्फॉर्मेशन से भी लॉक करके चेक करवाया जा रहा है। इसके अलावा जिन लोग का पुलिस सत्यापन नहीं है, वेरिफिकेशन नहीं है, उन लोगों का वेरिफिकेशन कराया जा रहा है, और साथ साथ में उनका जो चलानी कार्रवाई वो भी करी जा रही है। आपको जानकर हैरानी होगी कि ज्यादातर संदिग्ध पश्चिम बंगाल के कुछ विशेष जिले से हैं। उससे भी बड़ी हैरानी की बात यह है कि उनके पास उत्तराखंड के कई दस्तावेज मौजूद हैं। ऐसे में पुलिस अब इस जांच में जुटी है कि आखिर ये दस्तावेज बनाने में इनकी मदद किसने की। हल्द्वानी से न्यूज़ 18 के लिए शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट। और यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए।